नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9th में आपका स्वागत है। और जैसे कि पिछले जो ऑनलाइन जो वीडियो बाबूजी आपको डाल रहे थे कक्षा 9 के अंदर, और उसी में ही आपके 2 पाठ की वीडियो डल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसमें जो आपकी 5 पाठ्य पुस्तक हैं सामाजिक विज्ञान की, जिसमें से भूगोल आता है, राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है। आज अपन जो इस वीडियो की जो शुरुआत करते हैं, जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल, जिसके 2 अध्याय के जो वीडियो हैं वो आपके पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हम भूगोल से ही जो आपका पाठ संख्या 3 है, अध्याय 3 है, अपोहा तंत्र या अपोहा के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे शुरुआत करते हैं कि कक्षा 9 के अंदर अध्याय है आपका 2, अध्याय 3, और आपके पाठ का नाम है अपोहा है तंत्र या अपोहा है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे अपने क्षेत्रीय स्तर पर आपने जो नदियों के बारे में सुना होगा। जो नदियां हैं, कुछ नदियां हमेशा 12मासी होती हैं जो हमेशा बहती रहती हैं। कुछ नदियां हैं वो मृत नदी की संज्ञा देते हैं, केवल वर्षा ऋतु में ही वो नदियां क्या करती हैं, बहती हैं। तो नदियों का जो बहाव क्षेत्र आता है उसी को ही हम अपोहा कहते हैं। इस अध्याय में हम भारत की जो प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, अपोहा तंत्र किसे कहते हैं, कौन सी नदी किस दिशा में या अपने जल का जो विसर्जन करती है वो किस साइड में करती है, बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर के अंदर। तो आइए हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अपोहा क्या है। तो देखिए, अपोहा है द्रोणी। अपोहा कह दो या द्रोणी कह दो। अब सबसे पहले देखिए अपन पाठ की शुरुआत करते हैं कि अपोहा होता क्या है। एक नदी का जो बहाव क्षेत्र होता है उसे देखिए कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम अपोहा द्रोणी कहते हैं। उसे हम अपोहा द्रोणी कहते हैं। तो देखिए कि हम चर्चा करते हैं कि भाई अपोहा द्रोणी किसे कहते हैं। तो एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपोहा द्रोणी कहते हैं। तो देखिए, जो अपोहा शब्द है, जो अपोहा है शब्द, जो अपोहा शब्द है ये एक नदी तंत्र क्षेत्र की व्याख्या करता है।
तो देखिए कि अपवाह शब्द है, ये एक नदी तंत्र क्षेत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो नदियों का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। देखिए नदी निर्माण, कि नदियों का निर्माण होता कैसे है। प्राय आप सभी जानते हैं कि जो नदियों का जो उद्गम स्थल होता है ये किसी ऊंचे क्षेत्र से होता है, या कोई पहाड़ हो या कोई पठार हो, वहां से नदियों का उद्गम स्थल होता है, जहां से नदियों का जो विकास है या नदियों का जो प्रारंभ है उन्हीं क्षेत्रों से होता है। तो देखिए नदी का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं, एक साथ आकर विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं जब एक साथ आकर मिल जाती हैं तो एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। और फिर ये नदी कितने क्षेत्र में जो बहती है, उस क्षेत्र का जो जल प्रवाहित जो क्षेत्र होता है वो उसका क्या कहलाता है, अपवाह तंत्र कहलाता है। अब देखिए कि नदियों का जो निकास है, नदियों का निकास या तो किसी झील या समुद्र या किसी जलाशय से होता है। नदियों का निकास बड़े जलाशयों समुद्रों या महासागरों से होता है। तो देखिए कि नदियों की जो निकासी है वो कहाँ से होती है, बड़े जलाशय, समुद्र, महासागरों या अपन झील भी बोल सकते हैं, झीलों से होता है। तो देखिए इस अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अपवाह द्रोणी है वो क्या कहलाती है। देखिए तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि नदियों का जो निर्माण किस प्रकार होता है। नदी से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो देखिए कि नदियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे ये पठारी भूमि है कोई, ये कोई पठार है जिसको अपन पहाड़ बोल सकते हैं। अब यहां से वर्षा ऋतु में देखिए ये एक जल की धारा बह के आ रही है, एक जल की धारा ये इधर से आ रही है, एक जल की धारा यहां से निकल रही है, एक जल की धारा यहां से निकल रही है, एक जल की धारा यहां से निकल रही है, और ये सब आकर के और जब एक जगह मिल जाती हैं तो एक मुख्य नदी तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए कि पहाड़ों से जब जल की धाराएं विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं हैं जब एक साथ आकर के एक जगह मिल जाती हैं तो वो मुख्य नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब देखिए एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। नदियों का जो निकास है वो कहां से होता है, जलाशयों से, झीलों से, समुद्रों से, महासागरों से होता है। अब देखिए कि जो भी फिर एक मुख्य नदी बन जाती है, जल की जो अलग अलग धाराएं आकर के
एक मुख्य नदी के अंदर क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो देखिए ये क्या हो गई, जलधाराएं, जलधाराएं, ये अलग है, ये पहली है, ये दूसरी धारा, ये तीसरी धारा, ऐसे अनेक धाराएं आकर के और एक जगह क्या हो गई, यहाँ पर आकर इस जगह आकर के क्या हो गई, ये मिल रही है। और यहां से फिर एक जगह होने के बाद में ये किसका निर्माण हो रहा है, मुख्य नदी का। किसका निर्माण हो रहा है, ये मुख्य नदी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब ये जो मुख्य नदी है ये कितने क्षेत्र में इसका जल प्रभावित होता है, वो क्या कहलाता है, अपवाह द्रोणी कहलाता है। तो आ गया होगा समझ में कि जब जल की विभिन्न दिशाओं से जल की अलग अलग धाराएं जब एक साथ आकर के मिल जाती हैं तो एक नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। नदियों का जो निकास है या तो बड़े जलाशयों से या झीलों से या समुद्रों से या महासागरों से होता है, महासागरों में होता है, सॉरी सीनी में होता है, वहां जाकर के गिरती है नदियां ज्यादातर। अब देखिए, अब जो नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, जब जल की धाराएं अलग अलग दिशाओं से आकर एक जगह मिल रही है तो ये मुख्य नदी का निर्माण होगा। मुख्य नदी में कितने क्षेत्र में जल प्रभावित होता है तो उसको हम अपवाह या द्रोणी कहते हैं। तो एक बार आप उतार लीजिए इसको कि अपवाह द्रोणी क्या है, कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है तो उसे हम अपवाह या द्रोणी कहते हैं। जो अपवाह शब्द है ये एक नदी क्षेत्र की क्या करता है, नदी तंत्र क्षेत्र की क्या करता है, व्याख्या करता है। इसके अलावा देखिए नदियों का जो निर्माण है वो कैसे होता है कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं एक साथ आकर के क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। छोटी छोटी धाराएं आकर के एक साथ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो एक मुख्य नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात आती है कि नदियों का जो निकास है वो कहाँ होता है, या तो जलाशयों में, कोई भी बड़े जलाशयों में, कोई तालाब वगैरह हो गए या कोई झील हो गई या फिर कोई समुद्र हो गया या फिर कोई महासागर हो गए, वहां जाकर के नदियां क्या हो जाती हैं, समाहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके बाद देखिए, आप एक बार उतार लो इसको। अब बात आती है कि चौ क्षेत्र क्या है। इसके बाद देखिए चर्चा करते हैं अपन चौ क्षेत्र की। तो आप ये अलग कॉपी में नोट्स उतार लिया करो, जो लिखाए जाते हैं पढ़ाए जाते हैं, फिर दोबारा से नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। अब बात करते हैं अपन चौ क्षेत्र की। भाई चौ क्षेत्र क्या है, अब देखिए चौ क्षेत्र कि भाई चौ क्षेत्र क्या है। चौ क्षेत्र क्या होता है कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह या द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। कि पर्वत या उच्च भूमि, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को, दो पड़ोसी अपवाह है द्रोणियों को पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को क्या करती है, अलग करती है एक दूसरे से, एक दूसरे से अलग करती है। तो वो क्या कहलाता है, चौ। और इस प्रकार की उच्च भूमि को, इस प्रकार की उच्च भूमि को
जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। भूमि को जल विभाजक कहा जाता है या कहते हैं। अब देखिए, चौक्षेत्र या जल विभाजक किसे कहते हैं हम? तो सबसे पहले देखिए, पर्वत या उच्च भूमि, कोई भी पर्वत हो या फिर कोई ऊंची भूमि हो जिसको अपन टीला बोल देते हैं। तो देखिए कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, ये जो अपना क्षेत्र है और मान लेते हैं, देखिए ये कोई उच्च भूमि है, ये कोई क्या है? उच्च भूमि है। अब देखिए, ये यहां से आ रही है अपवाह द्रोणी है, कोई अपवाह द्रोणी, और ये भी कोई अपवाह द्रोणी है, अपवाह द्रोणी। अभी पढ़ाया था मैंने अपवाह द्रोणी, तो किसे कहते हैं? अपवाह द्रोणी। अभी अभी जस्ट पढ़ाया था आपको कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? कि जब देखिए, अपवाह जब एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो देखिए, एक नदी तंत्र ये है, इसको अपवाह द्रोणी कहेंगे, एक नदी तंत्र ये, इसको अपवाह द्रोणी कहेंगे। अब यहाँ पर कोई ये उच्च भूमि है, यहाँ पर क्या है? कोई उच्च भूमि। अब इस उच्च भूमि के कारण जो जल की जो अपवाह द्रोणी है ये अलग अलग भागों में बट गई। ये इधर चली गई और ये इधर चली गई। अब देखिए, तो जो ये उच्च भूमि है जो अलग अलग दो भागों में बांटती है, पड़ोसी द्रोणी को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? चौक्षेत्र। क्या कहलाएगा? ये चौक्षेत्र कहलाएगा। और जो ये विभाजक का काम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च भूमि। इसको हम जल विभाजक कहते हैं, क्योंकि जल को ये कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट देती है। तो आप उतार सकते हो कि पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं और ये चौक्षेत्र कहलाता है। और जो उच्च भूमि होती है इसको क्या बोलते हैं? जल विभाजक कहते हैं। तो आप एक बार उतार लीजिए इसको। फिर इसके बाद देखिए, अगर अपन चर्चा करते हैं तो विश्व की जो सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है, तो आप नोट्स में उतार सकते इसको कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह जो द्रोणी है वो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, अमेरिका के अंदर। और भारत की देखिए, इसी प्रकार भारत किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत की बात करते हैं तो भारत में गंगा नदी। भारत में कौन सी नदी आ जाएगी? गंगा नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी तो कौन सी है? अमेजन नदी है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। तो इसी प्रकार से देखिए, अपवाह द्रोणी नदी का जो बहाव क्षेत्र आता है उसी के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप ये भी उतार सकते हो, नोट में लिख लो कि विश्व की जो सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है अमेजन नदी है।
और भारत की कौन सी है? गंगा नदी। इसके बाद में देखिए, अब चर्चा करते हैं अपन भारत का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके बाद में अपन भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं, किस किस क्षेत्र में बहती हैं, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद देखिए अपन पढ़ेंगे भारत का जो अपवाह तंत्र है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे इस पूरे अध्याय के अंदर ही। अब अपन चर्चा करते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र देखिए, तो भारत में जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो किस प्रकार से है, तो हम कह सकते हैं देखिए कि हमारा देश जो भारत है, भारत में जो अपवाह तंत्र का जो निर्माण है, नियंत्रण है, वो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की जो नदियां हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। भौगोलिक आधार पर भारत की नदियों को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिसको उत्तरी भारत की नदियां कहा जाता है। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, जिसको दक्षिण भारत की नदियां कहा जाता है। तो भारत में जो अपवाह तंत्र की अपन शुरुआत करते हैं, तो भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण, कंट्रोल बोलते हैं जिसको, कि भारत में अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है वो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। द्वारा होता है। और देखिए कि भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर, इस बेस पर या इस आधार पर भारतीय नदियों को इस आधार पर भारत की जो नदियां हैं, नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है या दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इस कारण भारत की नदियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले देखिए, नंबर एक बात करते हैं अपन कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। पहले नंबर पर है हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां।
प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी। तो इस प्रकार से देखिए कि भौगोलिक आधार पर भारत के जो अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो भारत का जो अपवाह तंत्र है इसका जो नियंत्रण है वो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारत में अपवाह तंत्र का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, प्रबंधन है वो किसके द्वारा होता है? भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। आपने पिछले अध्याय में या कक्षा 8 में आपने पढ़ा कि भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ क्या है? देश है, और भारत में अनेक प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो भौगोलिक आधार पर भारत को विशेषकर 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि उत्तर का जो विशाल पर्वतीय प्रदेश है जिसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा होगा कि जो मैदानी क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के द्वारा बनाया गया है। थार का मरुस्थल है, तटीय प्रदेश है, द्वीप समूह है, इसके बाद में दक्षिण का जो पठार है। इस प्रकार से देखिए तो भारत एक भौगोलिक विभिन्नताओं से भरा हुआ क्या है? देश है। तो इसी कारण भारत में जो अपवाह तंत्र का नियंत्रण है वो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, क्योंकि भारत में एक जैसी भौगोलिक आकृति नहीं है। अलग अलग भागों में भारत में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं। इस प्रकार इस कारण से देखिए भौगोलिक आधार पर ही भारत की नदियों को 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं अपन? 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों को अपन उत्तरी भाग की नदियां भी कहते हैं। उत्तरी भाग की नदियां, और इसको अपन बोल सकते हैं दक्षिण भाग की नदियां। दक्षिण भाग की नदियां। तो इसी प्रकार से देखिए तो भारत की जो नदियां हैं इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनको हम कहते हैं उत्तर भारत की नदियां। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, जिसको अपन बोलते हैं दक्षिण भारत की नदियां। भारत के नक्शे में आपने देखा होगा कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? उत्तरी भाग, और कर्क रेखा से नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? दक्षिण भाग। तो इसी आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। अब हम इस अध्याय में इन्हीं चीजों के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे कि उत्तर भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इन नदियों की कहाँ से ये इनका उद्गम स्थल है, कितना क्षेत्रफल ये तय करती हैं, मुख्य नदी कौन कौन सी हैं, इनकी जो सहायक नदियां कौन सी हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम दक्षिण भारत की जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इन नदियों का बहाव क्षेत्र कितना है, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके बाद में फिर और अन्य नदी कौन कौन सी हैं, ये अपने जो जल का विसर्जन है वो कहाँ करती हैं, अरब सागर में या बंगाल की सागर में। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो भारत की जो मुख्य नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, इनकी अगर अपन तुलना करते हैं तो इन नदियों की हम तुलना कर सकते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत या हिमालय से निकलने वाली नदियां और दक्षिण भारत से या प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर। तो देखिए बेटे कि अब यहां से शुरू करते हैं अपन उत्तर भारत की नदियां जिसको अपन बोलते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां और दक्षिण भारत से
जिसको बोल सकते हैं अपन प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में अंतर। नदियों में अंतर। अब देखिए, तो हमारा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भाई उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जिसको हम हिमालय से निकलने वाली नदियां कहते हैं, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जिनको हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कहते हैं, इन दोनों जो नदी अपवाह जो तंत्र है, इसमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ तो लिख सकते हैं अपन हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां, और इसके बाद अपन यहाँ कर सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो अपन इन दोनों ही जो नदी क्षेत्र हैं, इनमें अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो अब हम डिफरेंट ज्ञात करेंगे कि भाई हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखिए बेटे कि हिमालय से निकलने वाली जो अधिकतर नदियां होती हैं वो 12मासी होती हैं। नंबर 1, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। वर्ष भर पानी रहता है। सबसे पहले देखिए कि जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो 12मासी होती हैं। ये नदियां वर्ष भर बहती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं और ये वर्ष भर बहती हैं। यह वर्ष भर इनमें क्या होता है, पानी होता है। क्योंकि बेटे आपको पता होना चाहिए कि हिमालय से जो निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, तो आप जानते हो कि हिमालय में, हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, बर्फ का घर, बर्फ का स्थान। और वहां से जो नदियां निकलती हैं वो हमेशा बहती रहती है, क्योंकि गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ साथ में जो जल है, जल का स्तर इन नदियों में हमेशा बना रहता है। वर्षा ऋतु में नदियां बहती हैं, इसी के साथ साथ में जो ये नदियां हैं ये बर्फ पिघलने के साथ भी बहती रहती हैं। इस कारण हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो 12मासी होती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां होती हैं ये 12मासी नदी होती हैं और इनमें वर्ष भर पानी रहता है। अब ये वर्ष भर बहती क्यों है? अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हिमालय में बर्फ है और बर्फ हमेशा पिघलती है। अब पिघलने के साथ ही इन नदियों में हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनकी क्या विशेषता होती है। देखिए इसमें नंबर 1 अपन तो करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की जो ज़्यादातर जो नदियां होती हैं ये वर्षा पर निर्भर करती हैं।
ये नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं और शुष्क मौसम में, शुष्क का मतलब होता है सूखा, जब गर्मी पड़ती है, जब ये वर्षा, ये जो नदियां हैं शुष्क मौसम में या तो सूख जाती हैं या फिर इसमें जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। शुष्क मौसम में नदियों का जल घटकर धाराओं में बहता है। बहता है या सूख जाता है। तो एक अंतर आपको नजर आ गया कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं और उत्तर भारत की जो नदियां हैं, इनमें पहला अंतर क्या है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये वर्षा पर निर्भर करती हैं। जैसे मानसून का महीना चल रहा है, अब मानसून के अंदर अगर वर्षा अच्छी रहेगी तो ये नदियों में जो जल का जो प्रभाव है, जल जो तंत्र है वो प्रभावित होगा। और जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इन नदियों का जल या तो घट जाता है और छोटी छोटी धाराओं के रूप में क्या करता है, बहने लगता है, या फिर क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो दोनों में एक डिफरेंट हो गया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी बहता रहता है ये, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं और शुष्क मौसम में, गर्मियों में नदियों का जल घटकर धाराओं में बहता है, छोटी छोटी धाराओं में बहता है, या फिर ये नदियां क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। दूसरा जो दोनों नदियों में जो अंतर है, नंबर 2, अगर अपन इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए कि ये नदियां या इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। इन नदियों का उद्गम स्थल क्या है, हिमालय है। कि जो उत्तरी भारत की जो ज्यादातर जो नदियां होती हैं ये हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की अगर अपन बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की जो ज्यादातर जो नदियां हैं ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां या ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ज्यादातर जो नदियां होती है प्रायद्वीपीय पठार से, ये कहां से निकलती हैं, जो पश्चिमी घाट है, आपने भौगोलिक स्थिति में पढ़ा होगा भारत की, तो ये नदियां ज्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो 2 नंबर पे दूसरा जो डिफरेंट है हम चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं इनका जो उद्गम स्थल है, उत्तर भारत की जो ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की ज्यादातर जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ध्यान रखना, ये हिमालय से निकलती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तीसरा जो डिफरेंट अगर अपने इसमें ज्ञात करते हैं तो ये नदियां हैं जो हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां उद्गम स्थल से, जहां से ये शुरू होती है, उद्गम स्थल से समुद्र तक
लंबी दूरी तय करती हैं। देखिए तीसरा जो डिफरेंट है इसमें कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये अपने उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक लंबी दूरी क्या करती हैं, तय करती हैं। और जो ये नदियां हैं ये लंबी दूरी तय नहीं करती हैं। देखिए ये नदियां उद्गम स्थल से लंबी दूरी तय नहीं करती हैं। यानी इनका जो अपवाह तंत्र देखें, इनका जो बहाव क्षेत्र देखें वो क्या है, कम है। तो उत्तर भारत की नदियां उद्गम स्थल से लेकर के समुद्र तक लंबी क्या करती हैं, दूरी तय करती हैं। और प्रायद्वीप में जो पठार की जो नदियां हैं ये उद्गम स्थल से लंबी दूरी तय नहीं करती हैं। तो आप इनको एक बार बता दो, फिर इसके बाद में और डिफरेंट है नंबर 4 वो पढ़ाऊंगा आपको, तो एक बार बताओ आप इसको। तो इसके बाद में नंबर 4 देखिए, आगे अपन चर्चा करते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में और क्या अंतर है। तो 3 अंतर आप पढ़ चुके हो, चौथा अंतर हम पढ़ेंगे तो देखिए नंबर 4 जो चौथा अंतर है वो क्या है, देखिए इधर से ध्यान देना कि हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन हिमालय से निकलने वाली नदियां ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं, कि हिमालय से निकलने वाली नदियां ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्क, बालू का जिसको रेत बोलते अपन, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्क है, बालू का है, संवहन करती है का संवहन करती है। तो देखिए बेटे कि नंबर 4 हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो ऊपरी भागों में
तिरु अपर्दन की क्रिया करती हैं और अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती हैं, ये सिल्ट और बालूका का संवहन करके अपने साथ बहा करके लाती हैं। और इसी कारण आप देखते होंगे कि जो अपना उत्तर का जो विशाल मैदान है वो इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के द्वारा ही, इन मिट्टियों के जमाव के कारण ही क्या है, बना हुआ है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि 5वें नंबर पर ये नदियां मध्य व निचले हिस्सों में, मध्य व निचले हिस्सों में, निचले भागों में, मध्य निचले भागों में ये नदियां मध्य व निचले भागों में विसर्ग गोखूर, विसर्ग गोखूर और गोखूर झील बोल सकते हैं इसको, गोखूर झील और बाढ़ जो निक्षेपण होते हैं या बाढ़ वाले मैदानों में बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण आकृति का निर्माण करती है, निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। पांच अंतर हो गए। ये नदियां मध्य निचले भागों में विसर्ग गोखूर झील बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण आकृतियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं और पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। पूर्ण विकसित, इसके बाद में अपन पहले वो देख लेते हैं। नंबर 4 उधर देखिए कि ये जो देखिए जो ये नदियां तिरु अपर्दन की क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। और इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं 5वें नंबर पर, अगर ये चर्चा करते हैं इसकी, तो जो ये नदियां होती हैं, ये नदियां पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए अब बात करते हैं अपन दोनों में डिफरेंट की। तो हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं ये ऊपरी भागों में, जहां से शुरुआत होती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत, ये अपने साथ में तिरु अपर्दन मृदा का क्या करती हैं, कटाव करती हैं। अपने साथ ही भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करके बहा करके लाते हैं, जिसके कारण उत्तर का विशाल मैदान बनता है। ये नदियां तिरु अपर्दन की क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद 5वां देखिए, ये नदियां मध्य निचले भागों में विसर्ग, मैं बताऊंगा आपको, ये गोखूर झील बाढ़ वाले मैदानों में निक्षेपण आकृतियों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में क्या करती हैं, गिरती हैं। इसके बाद देखिए बेटे नंबर 6 है, एक बार आप इसको उतार लो। आगे जो एक अंतर और है इनमें से वो आपको ऊपर पढ़ा दूंगा।
उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए कि जो छठा अंतर है कि हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदी गंगा व सिंधु, हिमालय से निकलने वाली दो मुख्य नदी गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। पर्वतों को काट करके गार्जों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। देखिए ये नदी गार्जों का निर्माण नहीं करती है, गार्जों का निर्माण नहीं करती है। ये नदी गार्जों का निर्माण नहीं करती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी दो नदियां, ध्यान रखना कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी दो नदियां गार्जों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी हैं, ये पर्वतों को काट करके और गार्जों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो गार्ज आप जानते होंगे, जैसे ये कोई पठार है, ये पहाड़ है कोई, क्या ये पहाड़, अगर इसमें से कोई नदी आ गई पहाड़ को काट दिए से, तो इसको बोलते हैं गार्ज। समझ गए? तो कौन सी जो दो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली कौन सी दो नदियां गार्जों का निर्माण करती हैं? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इसके अलावा देखिए ये नदी पूर्ण विकसित डेल्टाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और इसमें कर सकते हैं अपन, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा तो आप जानते होंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसको सुंदरवन बोलते हैं, आगे अपन पढ़ाएंगे सिंधु नदी पोर्ट अंतर के अंतर्गत। इसके बाद देखिए नंबर 7 है कि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु
से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। इसके बाद देखिए, प्रायद्वीप के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा आदि हैं। तो देखिए, हिमालय से जो निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो प्रश्न पूछ लेंगे उत्तरी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्रमुख हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इसके बाद में देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं? कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा नदी है और भी अन्य नदियां हैं जिनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों की जो तुलना करते हैं अपन, तो इनकी तुलना अपन 7 आधारों पर कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ चीज़ें आ रही थी कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं ये गार्जों, कुछ शब्द आ रहे थे, गार्ज है, विसर्प है, गोखुर झील है, इनका क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो ये होते क्या हैं? देखिए इधर से ध्यान देना, ये 3-4 शब्द हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ये शब्द होते क्या हैं और इस प्रकार की आकृतियां होती हैं। तो देखिए, तो ये शब्द आ रहे थे, गोखुर है, विसर्प आकृतियां हैं, ये चीजें क्या होती हैं? तो सबसे पहले देखिए, इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले आता है गार्ज शब्द। आया कि नहीं है? गार्ज शब्द आया था ना कि गार्ज क्या होते हैं। तो देखिए कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो ये पठारी भाग है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ से मान लो जो ये नदी है, इस पहाड़ को काट करके, इस पहाड़ को काट करके अगर बह रही है तो इसको बोलते हैं गार्ज। समझ गए? तो कौन सी 2 नदियां गार्जों का निर्माण करती हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो गार्जों का निर्माण करती है। तो ये तो है गार्ज। इसके बाद देखिए 3-4 शब्द और आ रहे थे कि उन शब्दों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो उनमें आ रहा था विसर्प और गोखुर। विसर्प और गोखुर झील आकृति हैं। विसर्प और गोखुर झील आकृतियां हैं। तो देखिए ये जो नदी क्षेत्र है मान लेते हैं, इसको बोलते हैं नदी अपवाद्रोणी। नदी अपवाद्रोणी, इसको नदी अपवाद्रोणी बोलते थे अपन। तो देखिए कि जो ये पठारी भाग मान लेते हैं, क्या ये पहाड़ है?
तो जो ये हिस्सा है ये हो जाएगा नदी का जो उद्गम स्थल है, नदी का स्रोत, नदी का स्रोत, ये हिस्सा जहां से नदी निकल रही है क्या कहलाएगा, ये नदी का स्रोत। ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा नदी का ऊपरी भाग, नदी का ऊपरी भाग। आपने पढ़ा था नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं जो ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन करती हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर होगा, पानी का स्पीड होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऊपरी भाग, ये नदी का आ गया ऊपरी भाग। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो ये नदी तंत्र है ये इसका क्या कहलाएगा, मध्य भाग, नदी का क्या कहलाएगा, ये मध्य भाग कहलाएगा। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं कि नदी का मध्य भाग कहलाएगा। अब देखिए कि अगर ये जो नदी है ये इस प्रकार से जा करके और इस प्रकार जा रही है, यहां देखिए क्या हुआ, ये सांप की तरह हुई ना, तो यहाँ अलग क्षेत्र में एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं विसर्प झील या गोखुर झील बोल देते इसको। तो ये आकृति कौन सी होगी, विसर्प आकृति होगी, सांप की तरह होगी ना इस प्रकार से, तो ये होगी विसर्प आकृति। और जैसे ही विसर्प आकृति का निर्माण होता है तो ये जो नदियां होती हैं तो इस प्रकार से नदी का निर्माण हो जाता है, यू आकृति साइड से, ये एक झील बन जाती है नदी बहाव से, झील, इसको बोलते हैं गोखुर, गोखुर झील। और गोखुर झील की आकृति होती है इस प्रकार से, ये नदी का बहाव क्षेत्र है, ये आकृति ये इस प्रकार से होगी, कौन सी होगी, विसर्प पर, ये कौन सी आकृति होगी, गोखुर झील, और ये कौन सी आकृति होगी, विसर्प आकृति होगी। और ये नदी का जो आगे नदी बहेगी तो ये नदी का कौन सा भाग कहलाएगा, निचला भाग। और फिर जाकर के जैसे मान लो ये नदी है, ये समुद्र में गिर रही है, तो यहाँ पर ये नदी फैल गई तो ये कहलाएगा डेल्टा। तो ज्यादातर जो नदियां होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, डेल्टाओं का निर्माण करती है, पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां होती है। तो ये हुई नदी की विभिन्न अवस्थाएं। तो आप भी कर सकते हो कि नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो नदी का जो स्रोत हो गया, फिर इसके बाद में नदी का ऊपरी भाग आ जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा। अगर सर्प की तरह नदी आकृति कर रही है तो विसर्प झील का निर्माण हो जाएगा। अगर यू आकृति की तरह टर्न हो रही है, अलग साइड में किसी झील का निर्माण हो रहा है तो गोखुर झील हो जाएगा। नीचे की साइड में इसका निचला भाग आ जाएगा। और जहाँ नदी अपना जल को संभावित करती है, अपना जल डालती है, तो वो उसका कौन सा हो जाएगा, डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। ये आपका पहला ही वीडियो है मेरी तरफ से, तो आप रेगुलरिटी बनाए रखें, नियमित रूप से वीडियो को पढ़ें और साथ साथ में जो लिखाया जाता है उसको लिखें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जैसे भी नए वीडियो अपलोड होते हैं तो इन वीडियो की आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी और आप मेरे चैनल पर जाकर के और इन वीडियो को किसी भी समय देख सकते हो। और जैसे ही कोई नया वीडियो डलता है तो तुरंत आपको सूचना संदेश के द्वारा या मैसेज के द्वारा जो भी सूचना आपको प्राप्त होती है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुका है। धन्यवाद।